यूक्रेन पर बारूदी बरसात। खंडहर हुए खार्किव और खरसान। अब कीव के लिए पुतिन की सेना का घमासान। नेटो की ना के बाद अब क्या करेगा यूक्रेन? प्रतिबंध को पुतिन का ठेंगा। वार पलटवार के बीच महाविनाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं चंदन सिंह। रूस से जारी जंग के 11वें दिन में प्रवेश करते ही यूक्रेन मरघट में बदल गया है। मरघट यानी श्मशान। यूक्रेन से हर दिन महाविनाश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कितनी तबाही हुई, कितने लोग मरे, इन सब का सही आकलन तो जंग खत्म होने के बाद ही होगा। लेकिन इस वक्त आसमान में उड़ते मिसाइल रॉकेट, जमीन पर गिरते बारूदी गोले और सड़कों पर दौड़ते टैंकों ने यूक्रेन को महाविनाश के रास्ते पर ढकेल दिया है। जलते घर, जलती इमारत, जलते शहर दर शहर। ये इंसानों की बस्ती नहीं, ये मरघट है। फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा शमशान, महाशमशान। पंथ कोई हो, मजहब कोई हो, अंतिम संस्कार का तरीका कोई हो, मौत का तरीका एक ही है। गोली, बारूद, मिसाइल और गोले की चपेट में आने या इनकी वजह से धधकती आग में मौत। और मौत का सामान और मौत को टालने का सामान दोनों एक। टैंक, मशीन गन, मिसाइल, गोली, गोले और लड़ाकू विमान। कहीं पलक झपकते ही खंडहर में बदल चुकी इमारतें हैं, तो कहीं कब्र में बदल चुके घर। ज्यादातर जगहों पर तबाही की इन तस्वीरों पर कोई रोने वाला तक नहीं। शास्तिया शहर पर रूस के कब्जे के दावे के बाद की ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इस मरघट के सन्नाटे को कोई चीरता है तो वो है मिसाइल की दहलाने वाली आवाज। और इस आवाज के थमते ही फिर छा जाता है वही सन्नाटा, मरघट वाला सन्नाटा। क्रामाटोर्स्क पर रूस के मिसाइल हमले की तस्वीरें यही तो कह रही हैं। यूक्रेन के बेलगोड के रिहायशी इलाके में एक के बाद एक हुए 2 धमाके भी तो यही कह रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी 11वें दिन की 11 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की तुलना महाशमशान से क्यों की जा रही है। यहां हर तरफ तबाही ही तबाही है। जंग को भले ही निर्णायक मोड़ पर बताया जा रहा हो, लेकिन ये लड़ाई कब खत्म होगी किसी को नहीं मालूम। रूस और यूक्रेन की तरफ से जारी वीडियो अपने अपने दावों के समर्थन में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन रूस जिस धीमी रफ्तार से कीव की तरफ बढ़ रहा है, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन के हर हिस्से में तबाही बरपाने यानी मरघट बनाने के बाद ही राजधानी कीव पर वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है।
रूस की सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें कीव की तरफ बढ़ता टैंकों का काफिला है, बेहिसाब टैंक और दिल को दहला देने वाली आवाज। जवाब में यूक्रेन की तरफ से भी एक वीडियो सामने कर दिया गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक टैंक को धधकते दिखाया गया। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जो कुछ चल रहा है, यह वीडियो वॉर नहीं, हकीकत जैसी है उसे मानवता के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाना तय है। दो तरफा बताया जाने वाला ये युद्ध अब तक कितना एक तरफा रहा है, इसकी गवाही कुछ तस्वीरें देती है। यूक्रेन के होस्टोमेल के रिहायशी इलाके में रूस के हमले के बाद की हालत देखिए। हवाई हमले में होस्टोमेल तबाह हुआ। तो ऐसी ही तबाही रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी बरसी, जहां मिसाइल हमले में एक इमारत जमींदोज हो गई। खार्किव पर जंग का कहर बीते कई दिनों से थमने का नाम नहीं ले रहा। नागरिक ठिकानों पर हमले के तो आरोप लगे ही हैं, साथ ही रशियन सेना पर बांध पर बने एक ब्रिज को उड़ाने का भी आरोप लगा है। जब इमारत कब्रगाह या शमशान में बदलने लगे तो एक ही रास्ता बचता है, घर बार छोड़कर भागना। लेकिन यूक्रेन में घर छोड़कर भागते लोग जिस कार में सवार होते हैं, वो कार ही कब चिता में बदल जाए किसी को नहीं मालूम। यूक्रेन के बवारिया की तस्वीर इस बात की गवाही है, जहां चलती कार के आगे धमाके से असलियत सामने आ गई। यूक्रेन की सेना का तो यहां तक दावा है कि रूस के सैनिक निहत्थे लोगों को गोली मार रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ ही यूक्रेन के 4 बड़े शहरों की इन तस्वीरों को भी देखिए। खरसोन, क्रामाटोर्स्क, ज़ाइटोमर और लवीव में हर तरफ तबाही ही तबाही दिखेगी। खरसोन में रूस ने मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया, तो क्रामाटोर्स्क पर रूस ने मिसाइल अटैक किया। ज़ाइटोमर में टैंक प्लांट तबाह कर दिया गया। रूस के इन हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन को लवीव में सामान्य गाड़ियों पर मशीन गन लगानी पड़ी। लेकिन जब आसमान से मौत बरस रही हो तो मशीन गन से भला इसका जवाब कैसे मिले। इरपिन में फाइटर जेट आसमान से मौत के गोले बरसाते दिखे। इससे भी ज्यादा विनाशकारी बमबारी ओदेसा शहर पर दिखी, जहां तबाही के धमाकों से धरती दहल पड़ी। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर दहशत को कई गुना और बढ़ा दिया, जिसमें रूस के स्पेशल ऑपरेशन में मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी शामिल होते दिखे, जो यूक्रेन के टैंकों को खास तौर पर निशाना बनाते नजर आए। रूस से आर पार की इस लड़ाई में यूक्रेन और वहां की मीडिया भी बढ़ चढ़कर दावे कर रही है। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि उसने बीते 24 घंटे में रूस के 9 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन की तरफ से जारी तस्वीरों में सुखोई और एमआई विमान दिख रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि चर्निहिव में भी उसने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया। यूक्रेन का दावा है कि उसके पलटवार में रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यानी रूस के वार पर यूक्रेन हर संभव पलटवार करने का दावा कर रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि यूक्रेन के लाखों लोग पलायन कर रहे हैं और लाखों पलायन की राह पर हैं। जो बचे हैं उनमें से सैकड़ों युवा अपने देश की हिफाजत के लिए फौज में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन चंद युवाओं के हौसले से क्या बहुत कुछ बदल सकता है? ओदेसा में जिस अस्पताल में महिलाओं का इलाज होना था, उसे बंकर में बदल दिया गया, ताकि महिलाओं और नवजात बच्चों की जिंदगी बचाई जा सके। अस्पताल से बंकर में बदली जगह पर यूक्रेन के भविष्य को गोद में समेटने सहेजने वाला हर चेहरा गमगीन नजर आया। और दिल को झकझोर देने वाली एक तस्वीर राजधानी कीव से भी आई, जहां रूसी सेना के हमले में जान गंवाने वाली महिला डॉक्टर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। 2016 में यूक्रेन आर्मी में भर्ती महिला डॉक्टर को आखिरी विदाई देने का मौका अपनों को मिला।
उनके साथ काम करने वालों को उनकी याद में आंसू बहाने का मौका भी मिला, लेकिन नामालूम कितनों को ये मौका नहीं मिल पाया और नामालूम कितनों को ये मौका आगे भी ना मिल पाए, क्योंकि ये जगह इस वक्त धरती का शमशान है, महाशमशान। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। रूस की सेना के ऑल आउट अटैक के बावजूद यूक्रेन के लोगों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा है। यूक्रेन की सेना भी रूस की सेना पर पलटवार कर रही है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार देशवासियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और साथ ही कूटनीतिक चालें भी चल रहे हैं। ज़ेलेंस्की अपने हर एक कदम से यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हार नहीं मानेंगे, रूस का डटकर सामना करेंगे। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार, चारों तरफ बर्बादी और संहार। शहर के शहर बने खंडहर। यूक्रेन का भी जबरदस्त पलटवार। युद्ध खत्म नहीं और हुआ भीषण। रूस की सेना यूक्रेन में लगातार बम बरसा रही है। आसमान से मिसाइलें गिर रही हैं। यूक्रेन के अहम ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इमारतें भी निशाना बनाई जा रही हैं। रशियन टैंक गोले दाग रहे हैं। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के कुछ इलाकों में रूस की सेना ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने भी कमर कस ली है। रूस की सेना के हेलीकॉप्टर मार गिराए जा रहे हैं। ये तस्वीरें चर्निहिव की हैं, जहां रूस की सेना के जेट को यूक्रेनी सेना ने मार गिराने का दावा किया। तस्वीरों में रशियन जेट के आसमान से जमीन पर गिरने और उसके बाद धुएं का गुबार उठते दिख रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई भी तेज हो गई है। यूक्रेन सरकार, सेना और स्थानीय लोग कीव को बचाने की लड़ाई मिलकर लड़ रहे हैं। कीव की तरफ बढ़ते रूसी सेना के एक टैंक को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। शनिवार को यूक्रेनी सेना ने रूसी अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 को भी मार गिराया था। वीडियो में दिख रहा है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी हेलीकॉप्टर को टारगेट किया और पल भर में हेलीकॉप्टर आग के गोले में तब्दील हो गया। यानी यूक्रेन की सेना मोर्चे पर डटी हुई है। चंद दिनों में जंग खत्म करने का दावा करने वाला रूस यूक्रेन के चक्रव्यूह में फंसा हुआ दिख रहा है। रूस का कीव तक पहुंचने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। रूसी सेना की कीव की तरफ बढ़ने की रफ्तार कमजोर पड़ी है और कीव को फतह करने का लक्ष्य दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पूरे एक्शन में हैं। देश छोड़कर पोलैंड भाग जाने की अफवाह को दरकिनार करके मोर्चे पर डटे हुए हैं। लगातार देश की सेना और लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, साथ ही दुनिया का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क से बात की। उन्हें युद्ध के बाद यूक्रेन आने का न्योता दिया। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि अगले सप्ताह से उनके देश को एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के और टर्मिनल मिलेंगे। मस्क से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया कि एलन मस्क से बात की, मैंने उन्हें यूक्रेन का समर्थन करने के लिए शुक्रिया कहा। ज़ेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन में पड़ने वाले डोनबास इलाके के लोगों से रूस की सेना के खिलाफ उठ खड़े होने की भी अपील की। Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано. Эти слова в Донецке, слова в Луганске знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас? Донбасс сейчас самое время. Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированных территориях. दरअसल डोनबास वही इलाका है जिसमें यूक्रेन के अत्याचारों का जिक्र कर रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है। रूसी सीमा से लगे इस इलाके पर पुतिन की सेना पहले ही कब्जा कर चुकी है। रूस की सेना ने भले ही यूक्रेन के बड़े शहरों में से एक खरसोन पर कब्जा करने का दावा किया हो, लेकिन
ज़ेलेंस्की मजबूती से खड़े हैं, यूक्रेन के लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि भले ही रूसी सेना ने खार्किव, चर्निहिव और सूमी को घेर लिया है, लेकिन यूक्रेन की सेना मध्य और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर नियंत्रण रखने में कामयाब रही है। ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन के लोग न तो पीछे हट रहे हैं और न ही हार मानने को तैयार हैं। Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Конотоп – реальність усіх міст і містечок, сільських громад, які виганяють, щоденно виганяють окупантів своєю рішучістю, своєю єдністю. ज़ेलेंस्की रूस की सेना का विरोध कर रहे हैं, यूक्रेन के लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि रूस के कब्जे से छुड़ाई गई हर 1 मीटर जमीन देश को आगे ले जाएगी। Наші люди, наші українці не відступають, не здаються, не зупиняють свого спротиву. Вони кричать окупантам «Йди додому», як російський корабель. Відтісняють їх з нашої території, перекривають їм дорогу. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के युद्ध भूमि में डटे रहने का यूक्रेन के लोगों पर भी असर दिख रहा है। रूसी सेना को सबक सिखाने के लिए भारी संख्या में युवा सेना में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं। राजधानी कीव में सेना में भर्ती होने के लिए लोगों की लाइन लगी है। दरअसल यूक्रेन सरकार ने 18 साल से 60 साल तक के लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है, ताकि वक्त पड़ने पर उन्हें सेना की मदद में लगाया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इच्छा से सेना में भर्ती होना चाहते हैं। Це мій обов'язок, я хочу бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу відвоювати, хочу, щоб моя сім'я якнайшвидше повернулася в Україну. यानी यूक्रेन के लोग और सेना रूस पर पलटवार करने को तैयार है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मोर्चे पर डटे हैं और सेना रूस के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। युद्ध के 11 दिन बीतने के बाद भी यूक्रेन के लोगों का जोश कमजोर नहीं पड़ा है और पुतिन की सेना को हर मोर्चे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस की सेना के कदम यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। कीव तक रूस की सेना ना पहुंच सके, इसके लिए यूक्रेन ने मजबूत किलेबंदी की है। रूस के सैनिकों को घेर कर मारने के साथ साथ टैंकों को रोकने की भी तैयारी है। इसके लिए कंक्रीट और लोहे के बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं। अपने देश की रक्षा करने की मुहिम में यूक्रेन के लोग भी डटकर सामने आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग और भीषण हो गई है। रूस की सेना का कीव से फासला दिन ब दिन कम हो रहा है। रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेन कीव की किलेबंदी कर रहा है। रूसी सेना को कीव में घुसने से रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना और पुलिस कड़ी तैयारियां कर रही हैं। सड़कों पर कंक्रीट और लोहे के बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि रशियन टैंक को आगे बढ़ने से रोका जा सके। कीव की सड़कों पर हथियारों से लैस सैनिक तैनात हैं। मजबूत निगहबानी की जा रही है। What do you have to do you think? Shoot. Just shoot. Shoot. And protect my home. That's all. It's easy. कीव की सड़कों पर दिन रात बैरिकेड्स बनाने का काम चल रहा है। वॉलंटियर तेजी से काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को पुतिन और उनकी देश की सेना पर भरोसा नहीं है कि अब अगले पल क्या कदम उठाएगी, इसलिए हर काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। Nobody knows what Putin can do today or even tomorrow, and we need actions right now, not next week or next month. यूक्रेनी सेना के साथ कीव में बचे स्थानीय लोग भी रूस का मुकाबला करने को तैयार दिख रहे हैं। बैरिकेड्स बनाने के काम में सैकड़ों वॉलंटियर जुट गए हैं। लोग अपनी मर्जी से कीव की सुरक्षा के मिशन में जुट गए हैं। I want to fight also because this is my country, this is my home, my thoughts, my family, all of my, pressures. Everything is here, and I would like to be this like that way it was before.
यूक्रेनी सेना के साथ स्थानीय लोग भी रूस को रोकने के मिशन में जुटे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि रूस की सेना को किसी भी कीमत पर कीव में कब्जा करने नहीं देना है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि इनका जज्बा और जोश रूस की बड़ी और ताकतवर सेना के सामने कितने दिन तक टिक पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कीव पर रूस की घेराबंदी और मजबूत हो गई है। रूसी बमबारी में यूक्रेन के शहर दर शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। रूसी सेना एक एक कर यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। इस जंग में यूक्रेन जिस नेटो के भरोसे कूदा था वो भी उसे पीठ दिखा चुका है। अब यूक्रेन बिल्कुल अकेला है। इस मुश्किल वक्त में कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को फिनलैंड जैसे छोटे देश से सीखना चाहिए। वही फिनलैंड जिसने 80 साल पहले अपने आम नागरिकों के दम पर रेड आर्मी को न सिर्फ टक्कर दी थी बल्कि उसे वापस लौटने पर भी मजबूर कर दिया था। यानी इस जंग में यूक्रेन के पास सिर्फ अपने नागरिकों का सहारा है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की देर तो नहीं कर चुके हैं? यूरोप की ब्रेड बास्केट कहा जाने वाला यूक्रेन फिलहाल बमबारी से सहमा है। जिन खेतों में गेहूं की फसलें लहलहाती थीं, वहां अब बारूद बरस रहा है। शांत और खूबसूरत शहर रूसी मिसाइलों के निशाने पर है। पुतिन का डर कुछ इस कदर है कि दुनिया के सबसे ताकतवर फौजी संगठन नेटो ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। लेकिन इस बार यूक्रेन अड़ गया है। यूक्रेन की छोटी सी सेना पुतिन की विशाल फौज को कड़ी टक्कर दे रही है। इस छोटी सी सेना ने कीव की तरफ बढ़ रहे रूस की रफ्तार रोक दी है। लेकिन रूस को जिसका सबसे ज्यादा डर है वो यूक्रेन की सेना नहीं, यूक्रेन के आम लोग हैं। वो लोग जो कभी खेतों में फसलें उगाते थे, जो कभी दफ्तर जाते थे, जो फैक्ट्रियों और मिलों में काम करते थे और अपने परिवार के साथ वक्त बिताते थे। लेकिन जब बात देश के वजूद पर आई तो इन्हीं लोगों ने हथियार उठा लिए। कलम संभालने वाले हाथों में क्लाशनिकोव राइफलें नजर आने लगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी लगातार आम लोगों से इस युद्ध में उतरने और हथियार उठाने की अपील कर रहे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ गुरिल्ला वॉर की तैयारी की है। यूक्रेन सरकार ने अपने लोगों को हथियार थमा दिए हैं ताकि अगर रूस की सेना कीव में घुसे तो उसे घेर कर मारा जा सके। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन के लोग भी गुरिल्ला वॉर की तैयारी में जुटे दिख रहे हैं। रूसी सैनिकों पर हमले के लिए पेट्रोल बम बनाए जा रहे हैं ताकि दुश्मन पर शोले बरसाए जा सकें। और यही रूस का सबसे बड़ा डर भी है, क्योंकि उसके दिमाग में आज से 80 साल पहले लड़ा गया एक युद्ध भी जरूर होगा। इतिहास में विंटर वॉर या फर्स्ट सोवियत फिनिश वॉर के नाम से जानी जाने वाली यह जंग आम लोगों ने ही लड़ी थी और उस युद्ध में भी सोवियत संघ रूस को कुछ हासिल नहीं हुआ था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध बस शुरू ही हुआ था। लेनिनग्राद की सुरक्षा और सामरिक जरूरतों के लिए सोवियत संघ ने फिनलैंड से कुछ इलाके मांगे। पुरानी रंजिश की वजह से फिनलैंड ने साफ इनकार कर दिया। जवाब में सोवियत रूस ने फिनलैंड पर हमला कर दिया। सोवियत संघ की सामरिक शक्ति के सामने फिनलैंड की कोई हैसियत नहीं थी, चाहे सैनिकों की बात हो या हथियारों की। रूस और फिनलैंड का कहीं से कोई मुकाबला नहीं था। रूस के पास 2 गुना से भी ज्यादा सैनिक थे। उसके पास कुल 6,500 टैंक थे, जबकि फिनिश सेना के पास सिर्फ 32। रूस के पास करीब 4,000 लड़ाकू विमान थे, जबकि फिनलैंड के पास सिर्फ 114। लेकिन फिर भी फिनलैंड पूरी तरह तैयार था। उसने अपने आम नागरिकों के दम पर रूस के दांत खट्टे कर दिए। फिनलैंड के पास करीब 1,80,000 आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी थी। इनके पास हथियार भले ही हल्के थे, लेकिन हिम्मत भरपूर थी। इन लड़ाकों ने सोवियत रूस के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति को अपनाया। काफिले में चल रहे रूसी सैनिकों पर घात लगाकर हमले किए। रेड आर्मी को दुश्मन सेना से आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग मिली थी। वो इस गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थी।
धीरे धीरे सोवियत सैनिकों का हौसला पस्त होने लगा। मुट्ठी भर फिनिश नागरिकों ने रेड आर्मी को 3.5 महीने तक कड़ी टक्कर दी। अंत में सोवियत रूस को शांति समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। 13 मार्च 1940 को दोनों के बीच मॉस्को पीस ट्रीटी साइन की गई। लेकिन इस युद्ध में सोवियत सेना को भारी नुकसान पहुंचा। रेड आर्मी की इंटरनेशनल इमेज पर भी बुरा असर पड़ा और कहा जाता है कि रेड आर्मी के इस हश्र के बाद हिटलर ने भी सोवियत रूस पर हमले का मन बना लिया। तब से करीब 80 साल बाद एक बार फिर वैसे ही हालात हैं। रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं और जंग की वजह भी काफी हद तक विंटर वॉर जैसी ही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार अपने नागरिकों से रूस का मुकाबला करने और हथियार उठाने की अपील कर रहे हैं। उनकी इस अपील का असर भी हुआ है। हजारों आम नागरिक इस जंग में कूद चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या यूक्रेन देर कर चुका है? फिनलैंड को सोवियत के साथ जंग का पहले से ही अंदेशा था। इसके लिए उसने पहले विश्व युद्ध के दौरान ही अपने लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसके पास आम नागरिकों की एक गुरिल्ला आर्मी तैयार हो चुकी थी। इसी सेना ने फिनलैंड को 1918 में सोवियत के कब्जे से आजाद करवाया और करीब 20 साल बाद जब रेड आर्मी ने फिनलैंड पर दोबारा हमला किया तो इसी गुरिल्ला सेना ने उनका रास्ता भी रोक दिया। यूक्रेन को भी रूस के इरादे अच्छी तरह से पता थे। उसे अच्छी तरह पता था कि वो सालों से रूस की आंख में खटक रहा है, लेकिन फिर भी वो पश्चिमी देशों खासकर नेटो के आश्रय बैठा रहा और अब नेटो भी मुसीबत में उसे अकेला छोड़ चुका है। हालांकि यूक्रेन और वहां के लोग हथियार डालने को तैयार नहीं हैं। वो हर कदम पर रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन शायद काफी देर हो चुकी है, क्योंकि इन कामकाजी आम नागरिकों के पास न तो कोई मिलिट्री ट्रेनिंग है और ना ही वो आधुनिक हथियार चलाने में माहिर हैं। ऐसे में ये लोग सिर्फ अपने हौसले और देश के प्रति जज्बे के दम पर बेहद प्रशिक्षित और मजबूत रूसी सेना से टकरा रहे हैं। लेकिन जंग सिर्फ हौसले से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए हथियार और रणनीति का होना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, CB। रूस की तरफ से हो रही ताबड़तोड़ बमबारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपनी मौत का डर सता रहा है। यूक्रेन को अपने वजूद का खतरा लग रहा है। अमेरिका और नेटो देश भी यूक्रेन को तबाही से बचा नहीं पा रहे हैं और ऐसे में अब यूक्रेन को भारत की याद आई है। यूक्रेन ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर उन्हें युद्ध रोकने के लिए कहें। यूक्रेन की गुहार, पुतिन से बचा लो मोदी जी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 11 दिन हो गए हैं। यूक्रेन का अब शायद ही कोई शहर बचा हो जो रूस के हमले का निशाना ना बना हो। शहर शहर तबाही और बर्बादी के निशान दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। यहां तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी डर सता रहा है कि आज की रात उनकी आखिरी रात ना हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सीनेटर्स से कहा है कि उन्हें लगता है कि अब वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहेंगे। बम बारूद के धमाके कब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपनी चपेट में ले लेंगे, ये बात यूक्रेन को अच्छे से समझ में आने लगी है। इसलिए यूक्रेन ने पुतिन के कहर से बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। रूस के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन की आत्मा तक कांप गई है। ऐसे में रूस के साथ भारत की पुरानी दोस्ती और पीएम मोदी का दुनिया में ऊंचा कद यूक्रेन की इस गुहार की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने युद्ध रोकने के लिए भारत से अनुरोध किया है कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द बात करे ताकि यूक्रेन की जान बच सके, यानी युद्ध समाप्त हो जाए।
all countries who enjoy special relations with India, they can appeal to President Putin, Prime Minister Modi. We call on him to continue reaching out to President Putin and explaining to him that this war is against the interests of all. The only person on the entire planet who is interested in this war is President Putin himself. जी न्यूज के सहयोगी चैनल व्योन से बातचीत करते हुए कुलेबा ने तुरंत रूस को गोलीबारी रोकने की अपील की है। कुलेबा ने यूक्रेन और भारत के संबंधों की भी दुहाई दी। कुलेबा ने कहा कि भारत यूक्रेन के कृषि उत्पादों का बड़ा उपभोक्ता देश है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चंद विश्व नेताओं में से एक हैं जिनकी बात का असर दुनिया की महाशक्तियों को भी होता है। सभी देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूके, किसी के भी नाम ले लीजिए आप, तो उन सबको देखते हुए भारत को किसी भी देश का पक्ष लेना एक परेशानी की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। युद्ध खत्म होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कूटनीतिक तरीके से बातचीत हो, ये युद्ध खत्म हो, ये बिल्कुल सही एक तरह से हमारा निर्णय है। यूक्रेन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत अपने नागरिकों को युद्ध मैदान के बॉर्डरों से सही सलामत भारत लाने में जुटा है, जबकि रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों समेत चप्पे चप्पे को बारूद के धुएं में उड़ा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से इतने गुस्से में है कि अगर यूक्रेन ने खुद से पीछे कदम नहीं हटाए तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। А там из-за океана еще и помогут это сделать. А потом скажут, что мы ядерного статуса не признаем, это сделали сами, поставят эти комплексы под контроль. И с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иной. ऐसा नहीं है कि घबराया हुआ यूक्रेन भारत से पहली बार ऐसी गुहार लगा रहा है। इससे पहले भी यूक्रेन के भारत में राजदूत पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाते रहे हैं। I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. प्रधानमंत्री मोदी खुद भी दुनिया को ये संदेश देते रहे हैं कि किसी भी मसले का हल युद्ध से नहीं, बातचीत से होना चाहिए। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से भारत पहले से ही संपर्क में है और बातचीत करने की सलाह दोनों देशों को दे चुका है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी भारत हर बार रूस के खिलाफ वोटिंग से दूरी बनाए हुए है। दूसरी ओर भारत यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को जंग के बीच से सुरक्षित लाने का प्रण लिए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुतिन को डराने के लिए पश्चिमी देश पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रूस को प्रतिबंधों के सहारे थामने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुतिन है कि झुकने को तैयार नहीं है। पश्चिमी देशों को पहले ही परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके पुतिन ने इस बार महाविनाश की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि नहीं सुधरे तो यूक्रेन का वजूद मिटा देंगे। पुतिन की सबसे बड़ी धमकी। पुतिन बोले, सुधर जाओ, नहीं तो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और गहराती जा रही है। कीव की तरफ बढ़ रही रूसी सेना यूक्रेन में जमकर बारूद बरसा रही है। खार्किव और चर्निहिव खंडर में बदल चुके हैं। ओदेसा और खरसान घुटने टेक चुका है और अब कीव की बारी है। पुतिन के तेवर इतने सख्त हैं कि नेटो भी सहम गया है, क्योंकि पुतिन जो कहते हैं वो करते भी हैं। याद कीजिए, जब यूक्रेन पर जंग के बादल मंडरा रहे थे, सबको लग रहा था कि पुतिन सिर्फ जुबानी धमकी दे रहे हैं, युद्ध शुरू नहीं होगा। लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया। पुतिन अब एक बार फिर धमकी दे रहे हैं, ऐसी वैसी धमकी नहीं, महाविनाश की धमकी। पुतिन ने कहा कि ये युद्ध यूक्रेन की वजह से शुरू हुआ है, और अगर यूक्रेन नहीं सुधरा तो नक्शे से उसका वजूद ही मिटा दिया जाएगा।
Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте. सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, पुतिन ने नेटो देशों को भी खुली धमकी दे डाली। पुतिन बोले कि अगर किसी ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने के बारे में सोचा भी तो महाविनाश तय है। Поэтому будет наш целиком и полностью современный и российского производства. Лизинговая компания. Я сейчас не буду и запчасти, я сейчас не буду вдаваться в детали. Но у вашего бывшего руководителя, сегодня министра транспорта, есть на этот счет свои соображения. Он мне докладывает их регулярно, по утрам звонит практически каждый день. И в целом я поддерживаю эти соображения. Дадим ему возможность вести переговоры с партнерами. दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो से नो फ्लाई जोन लगाने की मांग की थी, लेकिन पुतिन के तेवर देख नेटो भी सहम गया। नेटो ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने से साफ इनकार कर दिया। नेटो ने दलील दी कि अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है, जिसका नतीजा महाविनाश से कम नहीं होगा। नेटो से निराशा मिली तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी भड़क उठे। उन्होंने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को अकेला छोड़ने का आरोप लगा दिया। 9 днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя. І хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі. НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. पश्चिमी देश भी सीधे भिड़ने की जगह पुतिन को प्रतिबंध के जरिए काबू करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन है कि पीछे हटने को तैयार नहीं और अब तो सीधे परमाणु धमकी पर उतर आए हैं। नेटो भी इतना तो समझ ही चुका है कि पुतिन सिर्फ कोई धमकियां नहीं देते, वो जो कहते हैं कर भी डालते हैं, और यही डर नेटो को अब इस जंग से दूर रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन की इस जंग में अमेरिका और उसके मित्र देशों पर यूक्रेन को शह देने के आरोप लगते रहे हैं। रूस ने भी इस युद्ध की बड़ी वजह यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकना बताया है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देश अपनी जिस ताकत से यूक्रेन को सुरक्षा देने का दम भर रहे थे, इस हमले में वो खोखली निकली। ऐसे में बगैर हथियार जब यूक्रेन कमजोर पड़ने लगा तो अमेरिका और उसके मित्र देश रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की फेहरिस्त लेकर आए। ये आर्थिक प्रतिबंध किस्तों में लागू होने लगे, लेकिन इन अमेरिकी प्रतिबंधों से बेफिक्र रूस का अंदाज ऐसा है मानो वो कह रहा हो, ठेंगे पर तेरा प्रतिबंध। ग्यारह दिनों से जंग जारी, धीरे धीरे कदम बढ़ाता रूस, कसता शिकंजा और महाविनाश की तरफ बढ़ता यूक्रेन। आखिर इस धार और धीमी रफ्तार की कुछ तो वजह है। यूक्रेन से जारी जंग में अमेरिका सहित पश्चिम के तमाम देश भले ही एकजुटता के दावे करते हों, लेकिन जैसे जैसे घमासान तेज होता गया, अमेरिका और उसके मित्र देशों के चेहरों से बेनकाब हटता गया। रूस की इस चाल ने न केवल नेटो बल्कि अमेरिका का गरूर भी मटियामेट कर दिया। जंग की तेज होती आहट के वक्त अमेरिका और उसके सहयोगियों ने भले ही यूक्रेन को हर तरह की मदद का दावा किया, लेकिन जब रूस के महाविनाशकारी हथियारों से निपटने की बारी आई तो अमेरिका और नेटो पीछे हट गए। लेकिन दुनिया के सामने बंद न पिटे, इसके लिए उन्होंने एक नया हथियार सामने कर दिया। ये है रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का हथियार। इसके तहत रूस को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया। रूस के 7 पश्चिमी देशों की करेंसी या डॉलर में व्यापार पर रोक लगा दी गई। जर्मनी ने नॉर्थ टू गैस पाइपलाइन समझौता रद्द कर दिया और रूस के कई बड़े बैंकों और कंपनियों पर रोक लगा दी गई। With the US and the European Union, we've brought in the biggest package of global sanctions ever imposed on Russia, and we will go further unless and until this aggression stops. The world is turning its back on Putin
and his regime. Global corporations are severing ties with Russia. Participation in sporting events is being cancelled, and nation after nation is taking a stand. The vice is tightening its grip, and it will continue to tighten. प्रतिबंधों की नई किस्त में वीजा और मास्टर कार्ड ने रूस में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। अब रूस में जिन लोगों के पास वीजा या मास्टर कार्ड के क्रेडिट या डेबिट कार्ड हैं, वो रूस में तो काम करेंगे, लेकिन उनके जरिए विदेशों में न तो खरीदारी हो पाएगी और न ही एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। जिन लोगों के पास रूस के बाहर के किसी देश का वीजा या मास्टर कार्ड होगा, वो रूस में काम नहीं करेगा। यूक्रेन और पश्चिमी देशों का दावा है कि आर्थिक प्रतिबंधों से वो रूस को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देंगे। We had a productive discussion about the efficiency of the sanctions already imposed on Russia and the measures taken, but also more importantly about our future steps in supplying Ukraine with necessary weapons and in imposing additional sanctions on Russia. These were, as I said, productive talks. I'm confident we will be implementing them in the coming days. यूक्रेन को हथियार देने और रूस पर प्रतिबंध लगाने का जो शोर कूटनीतिक गलियारों से उठा, वो अब यूरोप की सड़कों पर भी सुनाई दे रहा है। No, they're not doing enough on sanctions. It's pathetic, absolutely pathetic, because they're not taking immediate effect. They need to seize these assets immediately, and I'd like to see the proceeds of these assets actually going into a fund which will then be used to rebuild Ukraine. अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर प्रतिबंध के नाम पर अब तक तकनीकी संबंध तोड़े हैं। रूस के बैंकों की संपत्तियां जब्त की हैं और रूस के कुछ असरदार उद्योगपतियों की विदेशों में संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं, जिनसे पुतिन बेअसर हैं। प्रतिबंधों पर पुतिन कुछ बोलते भी हैं तो वो पश्चिमी देशों को मुंह चिढ़ाने जैसा ही होता है। पुतिन भले ही अमेरिका और उसके मित्र देशों के प्रतिबंधों को ठेंगा दिखा रहे हों और रूस की सरकार और उसकी नीतियों पर इन प्रतिबंधों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन इन पाबंदियों से रूस की जनता पर असर पड़ना शुरू हो गया है। वहां जरूरी सामान की किल्लत हो रही है और मुल्क के बाहर फंसे लोगों की परेशानी अचानक बढ़ गई है। रूस के जो लोग युद्ध शुरू होने से पहले घूमने फिरने निकले थे, वो अब घर लौटने के लिए परेशान हैं, क्योंकि बहुत से देशों ने रूस के विमानों को अपनी वायु सीमा में घुसने से रोक दिया है। We bought a tour for 11 days, but about news in world with Russia and Ukraine conflict, Pegasus is tour operation. Said that we must return to home after 9 days, not 11. So 2 days we lost. जिन प्रतिबंधों को अमेरिका और दूसरे देश पुतिन को कमजोर करने का सबसे कारगर तरीका बता रहे हैं, उन्हीं प्रतिबंधों को पुतिन पलटवार करने का हथियार बनाने की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन ने रूस पर लगाई गई पाबंदियों को अपने देश पर हमले के सामान बताया और संकेतों में दुनिया को आगाह भी किया। Военное положение вводится в стране в соответствии с законом по указу президента, и он должен быть подтвержден решением Совета Федерации в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच करीब 5000 किलोमीटर दूर बैठे कुछ लोगों की चिंता बढ़ गई है। ये लोग मुंबई में कार्डेलिया क्रूज पर काम करने वाले यूक्रेनी नागरिक हैं, जिन्हें अपने परिवार वालों की चिंता सता रही है। परिवार वालों की सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे के बीच भी ये लोग अपने काम में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हालांकि कार्डेलिया कंपनी ने अपने यूक्रेनियन कर्मचारियों के लिए वो सारे इंतजाम किए हैं जिससे वे इस मुश्किल दौर से निकल सकें और अपने परिवार वालों के संपर्क में रह सकें। यूक्रेन रूस पर लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है। यूक्रेन में हजारों लोग अब भी फंसे हुए हैं। हर पल जान का खतरा मंडरा रहा है।
रूस के हमले की वजह से भारत समेत तमाम देशों के नागरिक यूक्रेन छोड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में यूक्रेन के लोग भी अपना देश छोड़ पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। कीव से करीब 5000 किलोमीटर दूर मुंबई में भी एक छोटा यूक्रेन बसा हुआ है। यह है मुंबई में मौजूद क्रूज एम्प्रेस कॉर्डेलिया के यूक्रेनी कर्मचारी, जिनके परिवार रूस की बमबारी के बीच फंसे हुए हैं। घर वालों की सलामती की चिंता में क्रूज के यूक्रेनी कर्मचारियों की नींद उड़ी हुई है। शिप के कैप्टन दानिश का परिवार भी यूक्रेन में है, जबकि वो भारत में पर्यटकों की सेवा कर रहे हैं। The whole Ukrainian and the Russian crew who is presently on board is very well supported by the company, by the organization Cordelia Cruises. They're all provided with a 24/7 way of communication with their families, and we're looking forward to launch some projects which will also facilitate their life on board, which will make this life easier, let's say, in present difficult situation. क्रूज पर हजारों काम करने वाले घर वालों की चिंता के बीच भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कॉर्डेलिया क्रूज पर कुल मिलाकर 600 क्रू मेंबर हैं, जिनमें से 20 यूक्रेन के हैं। यूक्रेन के लोगों के लिए शिप में अलग जगह रखी गई है। यूक्रेन के सभी लोग साथ रह रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं। ये लोग यूक्रेन में फंसे अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। It's a difficult situation, but the crew, all 600 of them, stay together as a family, regardless the situation. The crew lives on board, and with the leadership of the captain, and we are in direct communication with the captain every day to provide everything which is required to comfort them, to make sure they're able to reach out to their families. यानी कॉर्डेलिया क्रूज पर काम कर रहे यूक्रेनियन लोगों की कहानी उन भारतीयों से अलग नहीं है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। क्रूज पर काम करने वाले प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत हैं, अपने कर्तव्य पथ पर डटे हैं। उनका ये जज्बा तब है जब उनके परिवार और जान पहचान वाले युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। येशा कोटक के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.